हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वंशागति के नियम, ये यूपी बोर्ड का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग 14 नंबर का इस चैप्टर से पेपर में आता है। हम देखेंगे इसमें चैप्टर का नेम है वंशागति के नियम। वंशागति का नियम, वंशागति है क्या? वंशागति मतलब आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, या F1 जनरेशन से F2 जनरेशन तक, या कई पीढ़ियों तक आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना वंशागति कहलाता है। अब इसमें जो पहली हेडिंग है उसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ये तीनों एक दूसरे से रिलेट करती हैं। पहला जो है आनुवांशिकता, तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचना, या हम ये कह सकते हैं आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। और दूसरा ये है कि आनुवांशिकी किसे कहते हैं? तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंदर आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। और तीसरी हेडिंग जो है आनुवांशिक लक्षण, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब तीनों ध्यान से समझेंगे। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। और विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवांशिकी कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उनको हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। समझ में आ गया सभी के? अब आगे देखते हैं। अब वंशागति किसे कहते हैं? अब इनमें आनुवांशिकता और वंशागति थोड़ा सा अंतर है। मैंने कहा जैसे कोई हीमोफिलिक मेल है या फीमेल है, तो उसमें मैंने बताया हीमोफीलिया का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता हो गया। और वंशागति में क्या होता है? कई पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी तीसरी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होते रहना, वंशागत होते रहना या स्थानांतरण होते रहना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। अब इसके बाद आते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। हम ये कह सकते हैं, एक किताब की लैंग्वेज में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को कैपिटल RR और स्मॉल RR है, इसको हम कह सकते हैं कि ये लाल है और इसको हम कह सकते हैं सफेद है। ठीक? जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, अब कैपिटल R का स्मॉल r से कराएंगे तो कैपिटल R आएगा, कैपिटल R का स्मॉल r से कराएंगे कैपिटल R स्मॉल r आएगा, कैपिटल R का स्मॉल r से कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R का स्मॉल r से कैपिटल R स्मॉल r। आप ये नहीं समझ में आ रहा तो आप दूसरा तरीका भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैपिटल RR हमने बताया है और स्मॉल RR, कैपिटल RR है, स्मॉल RR है, तो कैपिटल R का कराएंगे कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R का स्मॉल r से तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R का स्मॉल r से तो कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R का स्मॉल r से तो कैपिटल R स्मॉल r। अब यहाँ पर ये जो चारों एक जनरेशन में नए संतत आएंगी तो उसमें क्या होगा? जो 100% होंगे वो हाइब्रिड होंगे। हम ये कह सकते हैं कि संकर संतानें होंगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दो जोड़ी हम विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ऐसे लक्षण जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन पाए जाते हैं
उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम सीधे ये कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं, ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं होते उन्हें हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं उनको हम प्रभावी लक्षण, और जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देते उनको हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, एक आता है जीनोटाइप और दूसरा आता है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप किसे कहते हैं? जीनोटाइप मैंने बताया, जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप ये होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। मतलब किसी भी सजीव प्राणी की जो आंतरिक संरचना होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आंतरिक लक्षण होते हैं वो जीनोटाइप कहलाते हैं, और जो बाह्य लक्षण होते हैं वो फिनोटाइप कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि लंबा, पौधा लंबा है या पौधा बौना है, पौधे में पुष्प लाल रंग के दिखाई दे रहे हैं, सफेद रंग के दिखाई दे रहे हैं, तो ये फिनोटाइप हो जाएगा। और हम ये कह दें कि कैपिटल आर आर, स्मॉल आर आर, कैपिटल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई, कैपिटल टी टी, स्मॉल टी टी, ये क्या हो जाएगा? फिनोटाइप। मतलब लाल, पीला, लंबा, बौना, किसी भी पौधे या जंतु की जो बाह्य संरचना होगी वो फिनोटाइप कहलाएगी, और जो आंतरिक संरचना होगी वो जीनोटाइप कहलाएगी। मतलब जो इंग्लिश अल्फाबेट दिखाई देंगे वो जीनोटाइप हो जाएंगे, और जो हिंदी में लिखा हुआ मिलेगा वो फिनोटाइप हो जाएगा। उसके बाद आते हैं समयुग्मकी और विषम युग्मकी। जब समान युग्मकों के बीच हम क्रॉस कराते हैं, जैसे कैपिटल टी टी, कैपिटल वाई वाई, स्मॉल वाई वाई, स्मॉल टी टी, कैपिटल आर आर, स्मॉल आर आर, ये हो जाएगा समयुग्मकी। और विषम युग्मकी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा? विषम युग्मकी। अब इसके बाद आते हैं, मैंने कहा जब समान युग्मक दिखाई दे तो समयुग्मकी, और जब समान युग्मक ना दिखाई दे तब उसे विषम युग्मकी। इसके बाद आते हैं आनुवांशिकता के जनक। तो आप सभी को पता है कि आनुवांशिकता के जनक सर ग्रेगर और मेंडल को कहा जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर सिलिसिया गांव में हुआ था। ये एक माली के पुत्र थे। ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। इसके बाद आते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी 3 नियम प्रस्तुत किए थे। मेंडल ने आनुवांशिकता संबंधी 3 नियम प्रस्तुत किए थे। पहला जो है उसको हम कहते हैं प्रभाविता का नियम, और दूसरा जो पाया जाता है उसे हम पृथक्करण का नियम कहते हैं, या पृथक्करण के नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण के नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और तीसरा जो आता है उसे हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसमें जो पहला नियम है प्रभाविता का नियम, पहला जो है प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता के नियम में आपको पता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम इसमें क्या होता है, जब हम 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो संतानें दिखाई देती वो सभी प्रभावी संतानें दिखाई देती। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं, या F1 जनरेशन। जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में हम क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और इसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। दूसरा जो आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को हम युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। अब पृथक्करण के नियम में क्या बताया गया है? पृथक्करण का नियम कह दें या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहें। अब इसमें क्या होता है? पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी हम एक एक जोड़ी कह दें या 2-2 जोड़ी विपरीत लक्षणों को हम ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी टी हो जाएगा लंबा, स्मॉल टी टी हो जाएगा बौना।
अब जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी ये फर्स्ट जनरेशन हो गई। इसमें क्या होता है, पृथक्करण के नियम में जब एक एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं उसके बाद क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षणों वाली संतानें प्राप्त होती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों में पुनः स्वपरागण कराते हैं, हम दोबारा क्रॉस कराते हैं। तो अब प्रथम पीढ़ी में जो संतानें प्राप्त हुई हैं उनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी का इस टी का इससे कराएंगे तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसका हम रेशियो निकालेंगे। जब रेशियो निकालेंगे तो जीनोटाइप जो हो जाएगा तो जीनोटाइप होगा कैपिटल टी टी एक हो जाएगा जीनोटाइप, कैपिटल टी एक हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी एक, कैपिटल टी स्मॉल टी दो, स्मॉल टी एक, इसका जीनोटाइप हो गया। और फिनोटाइप में क्या हो जाएगा, फिनोटाइप कैपिटल टी लंबा एक है, एक ये संकर लंबा, दो ये संकर लंबे। अब यहां पर ये 3 हो जाएंगे और एक हो जाएगा बौना। अब ये जो इनका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा तो 1:2:1 हो जाएगा और फिनोटाइप हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। एक बार फिर से इसको देख लेंगे। जब हम दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य में या अपोजिट या विपर्यासी भी हम कह सकते हैं लक्षणों के मध्य में जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाली 100% संतानें प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होती, और प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों में हम दोबारा क्रॉस कराते हैं तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 आता है और फिनोटाइप रेशियो 3:1 आता है। ठीक, अब तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा जो नियम होगा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इसमें क्या होता है, अभी तक एक एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते थे। अब इसमें क्या हो जाएगा, हम दो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराएंगे। कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई वाई। आप ये देख लीजिए, कैपिटल आर आर को हम कहते हैं, इसमें हो जाएगा गोल, कैपिटल आर स्मॉल आर भी होगा गोल, स्मॉल आर आर हो जाएगा झुर्रीदार, कैपिटल वाई वाई होगा पीला, कैपिटल वाई स्मॉल वाई होगा पीला, स्मॉल वाई वाई जो हो जाएगा, स्मॉल वाई वाई जो होगा वो होगा हरा। अब यहां पर क्या करेंगे, कैपिटल आर आर तो यहां पर लेंगे गोल पीला और यहां लेंगे झुर्रीदार हरा। इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो पहले क्या आएगा, गैमेटोफाइट आएगा, और इसमें जब गैमेट बनेंगे तो हम ये कर सकते हैं कि कुछ इस प्रकार गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर का कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई का तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई, या हम ऐसे क्रॉस करा सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनके बीच में जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
अब दो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर हम क्रॉस कराते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दो दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस कराते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है। इसके पश्चात दूसरी पीढ़ी में या F2 जनरेशन में प्रत्येक इकाई अपना स्वतंत्र रूप प्रदर्शित करती। जब प्रत्येक इकाई अपना स्वतंत्र रूप प्रदर्शित करेगी तो कुछ इस प्रकार, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का कैपिटल वाई, कैपिटल आर का कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल आर से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर का कैपिटल आर स्मॉल वाई का स्मॉल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर का स्मॉल आर से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर का स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाई के लिए मैंने यहाँ बताया था कैपिटल आर होगा तो गोल होगा और कैपिटल वाई वाई होगा तो पीला होगा। अब कैपिटल आर और स्मॉल आर जो हो जाएगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये गोल हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा, ये गोल हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा, ये गोल होगा और ये पीला होगा। अब इसमें कैपिटल आर है तो ये भी गोल होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो ये पीला हो जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल आर है तो ये गोल हो जाएगा और यहाँ पर स्मॉल वाई वाई है इसलिए क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है इसलिए गोल हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई इसलिए पीला हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है इसलिए गोल होगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई वाई है ये क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ये पीला हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर है ये गोल हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है इस पीला हो जाएगा। स्मॉल आर है तो ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा और कैपिटल वाई वाई है इसलिए क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई वाई है इसलिए ये क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर है, स्मॉल आर है ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है ये गोल हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। कैपिटल आर स्मॉल आर है ये गोल हो जाएगा, स्मॉल वाई वाई है हरा हो जाएगा। ये स्मॉल आर है ये झुर्रीदार हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है ये पीला हो जाएगा। ये स्मॉल आर है ये झुर्रीदार हो जाएगा और ये हरा हो जाएगा। अब इनका फिनोटाइप रेशियो निकालेंगे तो गोल पीला 1, गोल पीला 2, गोल पीला 3, गोल पीला 4, गोल पीला 5, गोल पीला 6, गोल पीला 7, गोल पीला 8, गोल पीला 9 हो जाएगा। गोल पीले 9 हो जाएंगे। अब गोल हरा 1, गोल हरा 2, गोल हरा 3। अब यहाँ पर गोल हरे 3 हो जाएंगे। उसके बाद झुर्रीदार पीला 1, झुर्रीदार पीला 2, झुर्रीदार पीला 3।
अब यहाँ पर झुर्रीदार पीले 3 हो जाएंगे और झुर्रीदार हरा 1 हो जाएगा, झुर्रीदार हरा 1 हो जाएगा। तो इनका जो रेशियो होगा फिनोटाइप 9:3:3:3:1 हो जाएगा। इनका जो रेशियो होगा 9:3:3:1 हो जाएगा। हम फिर से इसको एक बार देखेंगे। जब दो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं और उसके बाद जो दूसरी जनरेशन आएगी तो प्रत्येक इकाई अपना स्वतंत्र रूप प्रदर्शित करेगी। तो पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें जो 9 आएंगे तो गोल पीले आएंगे, 3 जो आएंगे गोल हरे आएंगे, उसके बाद 3 जो आएंगे झुर्रीदार पीले आएंगे, 1 आएगा झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। तो इनका जो रेशियो हो जाएगा 9:3:3:1 हो जाएगा। बस आप देख रहे हैं कि ये जो टॉपिक है ये मैंने आज स्टार्ट किया था, ये फर्स्ट टॉपिक है, मैंने इसको पढ़ाया है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। यदि आपको दिक्कत है, अब इसमें जो है इसका जीनोटाइप रेशियो निकालना है, तो जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए आप जानते हैं इसको हम रोटेट करेंगे और एक एक करके आप ऐसे निकालेंगे। इस टाइप से आप इसका जीनोटाइप रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जीनोटाइप रेशियो निकाल के बताऊंगा। और दूसरा ये है कि इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन है, या हम ये कहते हैं कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण है, पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें बतानी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को सब्सक्राइब करें और इसमें जो आपको चीज़ें समझ में आ रही तो या नहीं समझ में आ रही या कहीं पर आपको डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।